28 ऑफ मई 2023 को यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ। पेपर काफी डिफिकल्ट था। तब से लेके अभी तक मेरे पास मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स थे, उनमें से कई सारे लोगों के मैसेजेस आए, कॉल्स आए, बताते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी हाई था। कुछ बोल रहे कि उनका एग्जाम जो था वो अच्छा नहीं गया है और यूपीएससी में जितने नंबर्स प्रीलिम्स के एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होते हैं, शायद वो उस कट ऑफ को नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप मेरी पर्सनल राय, मेरा ओपिनियन उस पर जानेंगे तो मैं भी कहूंगा कि नो डाउट यूपीएससी का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था। कुछ लोगों का कहना है ये अभी तक का मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था यूपीएससी की हिस्ट्री में। मैं इससे आंशिक रूप से, पार्शियली, तो इस बात से मैं भी सहमत होऊंगा। लेकिन यूपीएससी का पेपर डिफिकल्ट क्यों था? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आने की वजह से। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए, टॉपिक आ गए जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं था। हाँ, इस बार भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे हमीर महाकाव्य को ले लो। कम ही लोग जानते हैं कि हमीर महाकाव्य क्या था, और इसकी जो रचना थी वो नया चंद्र सूर्य ने करी थी। नया चंद्र सूर्य ने हमीर महाकाव्य को 15th सेंचुरी में लिखा था, राजा हमीर के बारे में, जो कि 13th सेंचुरी के राजा थे, जिनकी अलाउद्दीन खिलजी से एक लड़ाई हुई थी। और हमीर महाकाव्य एक काल्पनिक महाकाव्य है जिसमें हमीर राजा की तुलना जो है वो श्री राम से भी की गई है। कम ही लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनली किताबों में मिलते नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को पूछ के यूपीएससी ने इस पेपर को डिफिकल्ट बना दिया। लेकिन क्या यही रीजन है जिसके चलते बच्चों के अंदर निराशा है, मातम का माहौल छाया हुआ है? नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन या आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन यूपीएससी पहली बार नहीं पूछ रहा है। 2020 में जब यूपीएससी ने गोपाल बाबा बागलंकर को पूछा था कि विट्ठल विध्वंसक नाम की जो मंथली जर्नल था वो कौन प्रकाशित करता था, जिसने दलित्स को अपनी प्राइमरी ऑडियंस बनाया, तो ये विट्ठल विध्वंसक के बारे में आपने कहा सुना था? गोपाल बाबा बागलंकर के बारे में आपने कहा सुना था? रखमाबाई केस के बारे में आपने कहा सुना था? 2021 के एग्जाम में 64 योगिनी टेम्पल, शायद कुछ लोगों ने 64 योगिनी टेम्पल के बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारी जो नई पार्लियामेंट बनी है वो 64 योगिनी मंदिर, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, उसी से इंस्पायर्ड है। हमारा जो संसद का नया भवन बना है ना, वो 64 योगिनी टेम्पल की डिजाइन से ही इंस्पायर्ड है। तो कुछ लोगों ने पढ़ा हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा 64 योगिनी टेम्पल के बारे में। तो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस तो पहले भी पूछे जाने लगे। इस बार यदि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस आ गए तो फिर लोगों में इतनी ज्यादा डर क्यों क्रिएट हो गया? नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस प्रॉब्लम का कारण नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस तो पहले भी पूछे गए। प्रॉब्लम की बात यह है कि पहले ऐसा हो जाता था कि कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता था तो हम उसमें कोई टेक्निक लगा लेते थे, ऑप्शन से खेल लेते थे, जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी। अब मान लो 3 स्टेटमेंट है, मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा। मान ली कि 3 स्टेटमेंट है, उसमें से एक स्टेटमेंट आपको लगता है कि यार ये तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, या तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता, तो आपने क्या करा, ए स्टेटमेंट जो 1 स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, वो आपको लग रहा है कभी भी सही नहीं हो सकता, और ए और डी में 1 स्टेटमेंट है, तो आपने उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, आपके बच्चे बी और सी। लेकिन वो एलिमिनेशन मेथड यूपीएससी ने हटा दिया। मैं इसका आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर जो है स्क्रीन पे देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 2021 का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, और वो क्वेश्चन है 64 योगिनी टेम्पल के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था। अब ये 2021 में आया, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग बात देखो कि पहला ऑप्शन आप इसका पढ़िए, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छापगता डायनेस्टी। तो ये एक ऐसा मंदिर था जो कि सर्कुलर है अपनी डिजाइन में, और ये कच्छापगता डायनेस्टी के समय बना था। अब हमें पता नहीं है कि ये डायनेस्टी कौन सी थी,
और हमें 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पता नहीं। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। सेकंड वाले ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। आप लोग सोचो कि यूपीएससी जब भी किसी क्वेश्चन को देखता है तो उसके लिए भी वो फैक्ट है ना, जो तथ्य है उसके लिए वो वेरीफाइबल होना चाहिए। कल को यूपीएससी कोई उसको वेरीफाई करना हुआ, किसी ने आरटीआई डाल दी, तो वो पॉसिबिलिटी यूपीएससी के लिए भी होना चाहिए कि वो उस फैक्ट को वेरीफाई कर सके। भारत में केवल एक ही सर्कुलर टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल। मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा हूं 2021 में। मैंने कल को जाके आरटीआई कर दी और बोला कि यार घर के पीछे मैं तो मध्य प्रदेश में रहता नहीं हूं, मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूं और मेरे घर के पीछे भी एक सर्कुलर टेम्पल है। तो मेरे को तो वो टेम्पल याद आ गया था और मैंने तो ऐसे 2 टेम्पल्स देखे। तो आप ये कैसे कह सकते हो यूपीएससी की 64 योगिनी टेम्पल एक ओनली टेम्पल है जो कि सर्कुलर है? तो ये फैक्ट तो यूपीएससी के लिए भी वेरीफाइबल नहीं है ना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कभी सही नहीं हो सकता। ये एक ही मात्र भारत में वृत्ताकार मंदिर है, इसको वेरीफाई कौन करेगा भाई? इसको कैसे यूपीएससी वेरीफाई कर सकता है? सेकंड स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नॉन वेरीफाइबल है यूपीएससी के लिए। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि सेकंड सब में आ रहा है। बचा हमारे पास सी ऑप्शन एंड सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो 64 योगिनी टेम्पल वाज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट एलिमिनेशन टेक्निक मेड द क्वेश्चन वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। डिफिकल्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने हिस्टोरिकली भी पूछे, लेकिन यूपीएससी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन हिस्टोरिकली पूछे, लेकिन उनमें कोई ना कोई टेक्निक लग जाती थी तो हमारा काम हो जाता था। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने टेक्निक कहा। लेकिन आप 2023 के क्वेश्चन पे आइए। अब 2023 के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को तो एलिमिनेट कर दिया है। अगर आप देखोगे देवी चंद्र गुप्ता, तो हमें सबको पता है कि देवी चंद्र गुप्ता को लिखा था विशाख दत्त ने, जो कि रामगुप्त के बारे में थी, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में थी, ध्रुव देवी के बारे में थी, शक रूलर्स के बारे में थी। उसकी डिटेल में अभी जाने से बचूंगा। देवी चंद्र गुप्ता लिखी थी विशाख दत्त ने, और मिलिंद पना लिखी थी नागसेन। राजा मेंढर एक इंडो ग्रीक रूलर थे जिनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा था नागसेन ने, और उनके बीच में जो डायलॉग और डिस्कशन हुआ बुद्धिज्म को लेके वही मिलिंद पना है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो देवी चंद्र गुप्त लिखी थी विशाख दत्त ने। पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उसके आगे ऑथर का नाम लिखा है बेलन। उसी तरह से मिलिंद पना वाला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन में नागार्जुन दे रखा है जबकि लिखी थी नागसेन। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। लेकिन अब यहां पे एलिमिनेशन टेक्निक तो लग ही नहीं रही है। यहां पे तो किसी भी तरह से एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग रही है। जब तक आपको पता नहीं है कि हमीर महाकाव्य नया चंद्र सूर्य ने लिखा था कि नहीं, जब तक आपको पता नहीं है कि नीति वाक्यमृता सोमदेव सूर्य ने लिखा है कि नहीं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखो, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम कर रहा हूं। सारे ऑप्शंस मैंने वैसे के वैसे रखे, बस मैंने ABCD चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है देवी चंद्र बिल्हन ने नहीं लिखा था, पहला वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। आपको पता है मिलिंद पना नागार्जुन ने नहीं लिखा था, तो थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। ए ऑप्शन में 1 आ रहा है वो एलिमिनेट हो गया। डी ऑप्शन में 1 2 आ रहा है वो, डी ऑप्शन में 1 आ रहा है वो एलिमिनेट हो गया। और फिर अगर आप देखो कि बी ऑप्शन में थर्ड वाले ऑप्शन को सही बताया जा रहा है मिलिंद पना नागार्जुन, जबकि वो गलत है, मिलिंद पना नागसेन ने लिखी थी। तो उस लॉजिक के हिसाब से सी वुड बी द करेक्ट आंसर। पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन देता था जिसमें कोई ना कोई एलिमिनेशन की टेक्निक लग जाती थी, हमारा काम लग जाता था। लेकिन अब यूपीएससी ने पेपर कौन सा दिया आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक फेल हो गई थी। तो मेरा आप लोगों से कहने का मतलब यह है कि पेपर के डिफिकल्टी के पीछे का मेजर रीजन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं है, वो तो पहले भी आ रहे थे। जैसे कि 64 योगिनी टेम्पल 2021 में आया, लेकिन उसमें एलिमिनेशन लग रहा था
लेकिन अब एलिमिनेशन नहीं लग रहा है और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन तो आ ही रहे। बच्चों में एक प्रकार का मातम छाया हुआ है और इस मातम को मनाने में जो सबसे बड़ा रीजन है मैं कहूंगा वो है कुछ यूपीएससी पंडित्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, खासकर ट्विटर, टेलीग्राम और यूट्यूब के माध्यम से ऐसा एक मातम का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है खुद के हिडन एजेंडा के चलते। अब वो हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है कि अपने अपने कोर्सेज को बेचना है, ये हिडन एजेंडा ये भी हो सकता है कि जब तक बच्चे को ऐसी हीन भावना पैदा नहीं की जाएगी कि यार देखो पेपर डिफिकल्ट था लेकिन अगर आप हमारे यहां पढ़ते तो हमने ये भी पढ़ाया है, हमने ये भी पढ़ाया है, ठीक है, तो आपका काम हो जाता। कई सारे लोग कह रहे कि भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो इंडिया का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट से बना, ये देखो हमारे नोट्स में पढ़ाया गया। अरे तुमने कौन सा तीर मार लिया? भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना 1833 के एक्ट से, ये पढ़ने थोड़ी बच्चा आपके पास आए, ये तो उसको कहीं भी मिल जाएगा, एकदम सिंपल फैक्ट है। तो हीन भावना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर हमारे यहाँ पे पढ़ते तो पेपर इजी लगता, तो एक माहौल बन रहा है मातम का जिसमें पेपर को डिफिकल्ट बताया जा रहा है। खासकर ट्विटर पे मैं देख रहा हूं कि डिफिकल्टी के लेवल पे देखो डिफिकल्ट था, लेकिन मेरी आप लोगों से आज की वीडियो के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि पेपर अगर डिफिकल्ट था तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्या यूपीएससी प्रीलिम्स कंडक्ट करना बंद कर देगा और बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, प्रीलिम्स भी कंडक्ट होता रहेगा, बच्चे सिलेक्ट भी होते रहेंगे प्रीलिम्स में। क्या यूपीएससी मेंस में डिफिकल्टी की वजह से पेपर को खत्म कर देगा और लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं, ये प्रोसेस जारी रहेगी, प्रीलिम्स की ये प्रोसेस जारी रहेगी, मेंस की ये प्रोसेस जारी रहेगी, इंटरव्यू की, और बच्चे सिलेक्ट होते रहेंगे, बच्चे आईएएस ऑफिसर बनते रहेंगे, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करते रहेंगे, खुद को एम्प्लॉयमेंट रोजगार देते रहेंगे और बढ़िया समाज को बेहतर करते रहेंगे। ये प्रोसेस जारी रहेगी इररिस्पेक्टिव पेपर कितना डिफिकल्ट या सरल है, प्रोसेस जारी रहेगी। ये लर्निंग लेना है आपको आज की वीडियो से। पेपर डिफिकल्ट है, अरे पेपर डिफिकल्ट है तो वो तो सबके लिए डिफिकल्ट है ना, और उन सभी लोगों में से तो कुछ लोग सिलेक्ट होकर आईएएस अधिकारी बनेंगे। कब तक आप मातम बनाओगे इस चीज पे? कई सारे 2024 के बच्चे, 25 के बच्चे जो सोच रहे थे कि हम यूपीएससी का पेपर देंगे, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, कुछ समय भी हो गया था प्रिपरेशन करते समय, अचानक से उनकी लाइफ में 28 मई आती है, वो पेपर नहीं दिए लेकिन उन्होंने पेपर उठा के देखा क्योंकि अगले साल देना है या उसके अगले साल, वो तो बिना लड़ाई लड़ी ही मैदान को छोड़ के भाग रहे और बोल रहे इतना डिफिकल्ट पेपर हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बिल्कुल होगा तुमसे। ये प्रोसेस भले ही डिफिकल्ट कितना भी होता चला जाए, बच्चे तो सिलेक्ट होते रहेंगे, आईएएस अफसर भी बनते रहेंगे। हमीर महाकाव्य वाला जो क्वेश्चन है वो तो सबके लिए डिफिकल्ट था ना। 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 2,000, 3,000, 10,000 बच्चों को आ गया होगा, बाकी के 4,90,000 को मान लो नहीं आया 10,000 में से। तो आप उन अगर 4,90,000 बच्चों में से हो, यदि आपको हमीर महाकाव्य नहीं पता है तो शायद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पता हो जिसके बारे में बाकी के 4,90,000 को ना पता हो। तो कंपटीशन जो होता है ना वो डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक्सेप्शनल क्वेश्चन में नहीं होता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में कंपटीशन कम होता है, वहां पे आप लीड नहीं ले पाओगे दूसरों से क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चों को वो नहीं आता है। क्वेश्चन जो होता है ना वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में होता है, और कुछ लोग इजी मॉडरेट को ही गलत कर देते तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आप मेरी बात को समझो, पेपर डिफिकल्ट था लेकिन प्रोसेस जारी है, आईएएस ऑफिसर तो तब भी बनते रहेंगे ना, हमें बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से खुद को तैयार करना है। और पेपर डिफिकल्ट सबके लिए, कंपटीशन एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में बहुत कम है, जो मेजर कंपटीशन है वो इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस और एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में अंतर है। डिफिकल्ट क्वेश्चन वो था जो आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिलेटेड, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है था, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अप्लाइड क्वेश्चन था। लेकिन हमीर महाकाव्य वाला क्वेश्चन तो एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, वहां पे कंपटीशन थोड़ी है, वैसे क्वेश्चंस तो आते रहेंगे। और दूसरी चीज क्या हुई है कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया है। हमने देखा कि किस तरह से 2021 में एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन 64 योगिनी टेम्पल वाला एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा था। क्वेश्चन डिफिकल्ट था, सॉल्व हो रहा था एलिमिनेशन से।
लेकिन इस बार वो हमीर महाकाव्य वाला जो क्वेश्चन आया, वहां पे ये नया चंद्र सूरी ने जिसको लिखा था, वहां पे एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लग रही थी, फिर हमें दिक्कत आ रही है और हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ये चीजें हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो मैं आपको वे फॉरवर्ड बताने के लिए आया था वो ये है कि देखो, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, सिलेक्शन होते रहेंगे और लोग ऑफिसर बनते रहेंगे। आज के दौर में क्या हुआ है ना कि कमर्शियलाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। एक समय हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश के आने के बाद जो है ना, भारत में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हुआ। और ब्रिटिश ने क्या करा कि कृषि और एग्रीकल्चर जो एक वे टू लाइफ होते थे, जीवन जीने का रास्ता होते थे, उनको कमर्शियलाइज कर दिया। ठीक है, कैश क्रॉप्स उगाने की ज्यादा डिमांड करी, ऐसी फसलें जिससे वो पैसा बना सकते। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ ब्रिटिश के पीरियड में। बेसिकली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर जो एक जीवन जीने का रास्ता था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल कमोडिटी में। वही हुआ है आज भी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूट्यूब का, ट्विटर का, टेलीग्राम का इतना पेनिट्रेशन हो चुका है कि जो भी हिजन रंजना और प्रोपेगेंडा रहता है वो आप तक लोग बाग पहुंचा देते हैं और फिर मातम का माहौल छाया रहता है। ऐसी चीजों से आप दूर रहो। रियल कंटेंट यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे 10% भी नहीं है। अच्छे शिक्षक बहुत सारे लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट भी है? और जब कभी हम अननेसेसरी स्टफ को यूपीएससी के लिए पढ़ने लगते हैं तो ऐसी रेलेवेंट चीजें हमारे लिए हो जाती हैं जो एग्जाम में भी नहीं हो सकती है, एग्जाम में आ सकती है। तो स्टैंडर्ड और अच्छे सोर्सेज को फॉलो करो। पढ़ाते बहुत लोग अच्छा है, लेकिन क्या वो आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो आप लोगों से एक बातचीत करनी थी, चर्चा करनी थी, एक पॉजिटिविटी आप लोगों के अंदर क्रिएट करनी थी। उठ खड़ा होना है हमें दोबारा से। एक बात हमेशा याद रखो, रात कितनी भी गहरी हो, सवेरा होता ही होता है। देयर इज ऑलवेज अ लाइट एंड टाइम होता टनल। टनल होता है ना, अंधेरा होता है उसमें जब गाड़ी उसके अंदर से ले जाती है। बाहर रोशनी होती है टनल के अंत की बात की नहीं। देयर इज ऑलवेज लाइट एंड टाइम होता टनल। नई पद्धति है, नई पद्धति से अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे जो 2024-25 के लिए तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पेपर भी नहीं दिया 2023 का, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी थी, तो वो देखते हैं कि यार हमने पॉलिटी पढ़ ली थी, ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहे। हिस्ट्री में हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। अरे हम तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ देते, पेपर इतना डिफिकल्ट है, हमारे कहां सिलेक्शन होगा साहब। वो रणभूमि में आने से पहले ही रणभूमि छोड़ के भाग, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, वो इतना पेनिट्रेशन यूट्यूब ट्विटर उनकी लाइफ में कर चुका है कि हर कोई बोलता है पेपर डिफिकल्ट है, तो उन्होंने तैयारी छोड़ने का मन बना लिया। कब इजी था यूपीएससी का एग्जाम? आईआईटी और यूपीएससी तो जिंदगी भर से हम सुनते आ रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट देती और इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक। कब इजी था? इस क्लटर को डी क्लटर करो अपने माइंड से। चेंजेस हुए, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वैसे नहीं हो पा रहे, तो एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और कंपटीशन कहां है? कंपटीशन है आप लोगों का कहां पे? इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में, एक्सेप्शनल क्वेश्चंस में। I have 100% trust and believe in all of your abilities. You would come up very, very stronger. If any kind of help or support is needed from my side, I am 100% committed to that. मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट हिस्ट्री के लिए लाता हूँ, आप उससे जुड़ो। जल्दी मैं अपना एक पब्लिक मोबाइल नंबर शेयर करूंगा जहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाओगे, वहीं पे टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी। कुछ चीजों का रिप्लाई में टेक्स्ट के रूप में, कुछ चीजों का रिप्लाई में ऑडियो नोट के रूप में आपको भेजता रहूंगा। जल्दी मैं पब्लिक करूंगा उस नंबर को, टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेगी। तो हम जो कुछ भी होगा हमसे बन पड़ेगा आप लोगों के प्रति करने की उसकी कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई खासी डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी मुझे बताइए, हम पूरा प्रयास करेंगे उसको समझने। बहुत बहुत धन्यवाद।